बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड फिज़िक्स। आज से हम इस चैनल के ऊपर बीएससी फ़िज़िक्स, बीएस फ़िज़िक्स और एमएससी फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न फ़िज़िक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर मॉड्यूल हम स्टडी करेंगे वो है ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। इस चैप्टर में हमारी डिस्कशन से हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमें फ़िज़िक्स की एक नई ब्रांच जिसको क्वांटम फ़िज़िक्स कहा जाता है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली जब 19th सेंचुरी का एंड था उस वक़्त ज़्यादातर फ़िज़िसिस्ट का ख़्याल ये था कि फ़िज़िक्स के जितने भी फिनोमेना हैं, नेचुरली अकरिंग तमाम के तमाम इवेंट्स को हम कवर कर चुके हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करना चाहते थे वो हम गैदर कर चुके हैं। लेकिन 19th सेंचुरी के बिल्कुल एंड पे कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है वो इस्तेमाल की गई। अब क्लासिकल फ़िज़िक्स या ओल्ड फ़िज़िक्स जो है ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे न्यूटन के आइडियाज़ के ऊपर बेस करती है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन बाद में टाइम टू टाइम जो है वो होती रही। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स उन तमाम फिनोमेनाज में जो मैटर का बिहेवियर था उसको एटॉमिक स्केल के ऊपर यानी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर एक्सप्लेन करने में बुरी तरह से नाकाम रही। जैसे कि इसमें कुछ फिनोमेना ऐसे हैं कि अगर आप किसी भी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लें लो टेम्परेचर के ऊपर और आप वहाँ पर एक हाई वोल्टेज एनोड और कैथोड के दरमियान अप्लाई करें तो उस गैस में से सर्टन वेवलेंथ जो है वो एमिट होती हैं। और सिमिलरली ये जो गैस है ये कुछ ख़ास वेवलेंथ ही अब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये फिनोमेना को क्लासिकल फ़िज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दूसरे नंबर पे एक ब्लैक बॉडी से जो एमिशन की एनर्जी एमिशन है उसके पैटर्न को उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना जो है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब इन तमाम जो अनरिजॉल्व प्रॉब्लम थी इनको एक नई सोच के साथ सॉल्व करना या इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड करना वो जिस फिज़िक्स की ब्रांच में किया जाता है उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। इसका मतलब है लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी का जो स्टार्ट है यही क्वांटम फिज़िक्स की एवोल्यूशन है। इसमें जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके बिहेवियर को आराम से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो आइडिया जिस साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था वो था मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक के बाद आइंस्टाइन ने, बोहर्स ने, श्रोडिंगर ने, डी ब्रॉगले, हाइजेनबर्ग और बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने इस क्वांटम फिज़िक्स को मज़ीद जो है वो प्रमोट किया। अब ये बात जब स्टार्ट होती है वो है थर्मल रेडिएशन से। अब थर्मल रेडिएशन ये एक फिज़िकल फिनोमेना है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो अमिट होती हैं। इसलिए वो टेम्परेचर की वजह से अमिट होती हैं, इसलिए उनको थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। अब ये जो थर्मल रेडिएशन है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, बॉडी के टेम्परेचर कितना है और दूसरे नंबर पे बॉडी की सरफेस कैसी है, यानी बॉडी जो है रिफ्लेक्टिव है, अब्जॉर्प्टिव बॉडी है, यानी वो फ्लैट है, कर्व्ड है, यानी उसकी शेप पे डिपेंड करती है और वो किस तरह के मटेरियल से बनी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब बाद में जब इसमें से एमिट होने वाली रेडिएशन को स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद ये देखा गया कि इस बॉडी से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट नहीं होती। एक्चुअली में पूरी की पूरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेंज है उसके अंदर जो है वो एमिशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज भी एमिट हो रही हैं, उसमें से विजिबल लाइट भी एमिट हो सकती है, उसमें से इंफ्रारेड रेज भी जो है वो एमिट हो सकती हैं। तो अगर आप बॉडी को रूम टेम्परेचर पे रखें तो उस वक्त जो रेडिएशन होती हैं वो इंफ्रारेड एमिट होती हैं। अब इंफ्रारेड रेडिएशन को हमारी आई जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम उसको जो है वो देख नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखते हैं बॉडी ग्लो करना शुरू कर देता है। आप देखते हैं कि आप कोयला जलाएं तो कोयले के अंदर से जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो रेड कलर की, ब्लू कलर की, वो आपको जो है वो दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस वक्त जो एमिशन होगी वो विजिबल रीजन में होगी। ठीक है, जैसे कि आप ये भी देखते हैं कि टोस्टर के अंदर जो कॉइल्स होती हैं
तो वो भी जो है वो रेड हॉट जो है वो होने के बाद ग्लो करना शुरू हो जाती हैं। और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस वक्त जो है वो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का जो कलर है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। वाइट इसलिए होता है कि एक्चुअली में उसमें पूरा का पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम इन्वॉल्व हो जाता है, रेड से लेके ब्लू तक। तो ये कलर आपको जो है वो वाइट दिखाई देता है। तो ये थर्मल रेडिएशन है, यानी हर बॉडी जब भी जिसका भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की बिना पे उसमें से जो है वो रेडिएशन एमिट होती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्वांटम फिजिक्स की वो है आइडियल ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएटर। अब ये जो ब्लैक बॉडी है ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। अब ये अगर आप राइट साइड पे देखें, ये राइट साइड पे इसका एक जो है वो सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है कि इसमें आपने बॉडी को अंदर से खाली कर दिया है, इसके अंदर कैविटी पैदा की है। अब इस कैविटी के अंदर ये देखें राइट साइड से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अंदर की तरफ इंसर्ट हो रही है। ये जाके कैविटी वॉल से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी और वॉल से टकराएगी, उसके बाद किसी और वॉल से टकराएगी। इसका मतलब है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इसके अंदर कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके अंदर कोई ऐसा चांस नहीं है कि जब एक दफ़ा रेडिएशन इसके अंदर दाखिल हो जाए तो वो बाद में इस होल से एस्केप कर सके, यानी ये होल का साइज समझे बहुत ही कम है। तो इसी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने ब्लैक बॉडी का अगर मॉडल बनाना है तो उस मॉडल की जो सबसे बेहतरीन अप्रोक्सीमेशन है वो ये है जो आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। अब जब भी रेडिएशन इसमें एंटर होगी तो उसके एस्केप करने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब है एक आइडियल ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट अब्जॉर्बर होता है, अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को ईजीली अब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट इसकी जो सिचुएशन है वो ये है कि जो कैविटी रेडिएशन है, यानी आपने देखा कि यहाँ पर एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर जो है वो रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब होती जा रही हैं। अब ये जो ब्लैक बॉडी है इसको हमने एक परफेक्ट अब्जॉर्बर तो कह दिया है, लेकिन ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट अब्जॉर्बर के साथ साथ एक परफेक्ट रेडिएटर भी होता है। और परफेक्ट रेडिएटर का मतलब ये है कि जब आप इस ब्लैक बॉडी की वॉल्स को दोबारा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेकर आएंगे तो इसने जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब की थी उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में एमिट करना शुरू कर देगा, और उन्हीं रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। अब ये जो ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी है, उसकी वॉल्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये थर्मल रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये डिफरेंस है कि थर्मल रेडिएशन जो है वो बॉडी की सरफेस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है और किसी चीज़ पे डिपेंडेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्मल रेडिएशन है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमिसिटिविटी का फ़र्क है कि वहाँ पर एमिशन जो है वो मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर एमिशन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप इसके अलावा ब्लैक बॉडी की एक एग्जांपल ले सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। क्या आप देखते हैं कि सर्दियों में हम कोयले वगैरह जलाते हैं हीट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये एक उसका मॉडल बना हुआ है। तो आप देखते हैं उन कोयलों में से जो है वो रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं, रेड वो जो है वो ग्लो करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उनका शोला जो है वो ब्लू भी होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये हॉट चारकोल जो है या कोयला जो है वो उसमें से एमिट होने वाली रेडिएशन जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही कहलाएंगी। अब ये ब्लैक बॉडी से हासिल होने वाला जो डाटा है, यानी आपने ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ को और इंटेंसिटी को प्लॉट किया है। और इस ग्राफ में अगर आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ और वाई एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी को प्लॉट किया गया है। इंटेंसिटी जो है वो पावर पर यूनिट एरिया यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर की जाती है। अब यहाँ पर तीन अलग अलग ग्राफ्स जो है वो आपको शो किए गए हैं। इसमें जो सबसे लोअर ग्राफ है ये ग्राफ 2000 केल्विन के ऊपर प्लॉट किया गया है। इससे ऊपर वाला ग्राफ जो है वो 3000 केल्विन के ऊपर, और ये जो रेड कलर में आपको ब्राउनिश कलर में दिखाई दे रहा है ये 4000 केल्विन के ऊपर प्लॉट किया गया है। अब ये जो 4000 केल्विन के ऊपर प्लॉट किया गया, इस वक्त जो मैक्सिमम रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, मैक्सिमम एनर्जी जो एमिशन है
वो तकरीबन विजिबल रीजन को अप्रोच करती है, यानी रेड कलर जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रेडिएशन अमिट हो रही हैं इस केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेम्परेचर रखा 2000 केल्विन, तो उस वक़्त रेडिएशन जो है वो अमिट हो रही है तकरीबन 1400 या 1500 नैनोमीटर के राउंड अबाउट सबसे ज़्यादा। 3000 केल्विन पे अगर आप देखें तो 940 या 950 यानी जो इंफ्रारेड रीजन होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिशन हो रही है। बाकी जो रेडिएशन है वहाँ यानी बाकी पोर्शंस में भी एमिशन हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड में है। और 4000 केल्विन पे आप देख रहे हैं कि उस वक्त जो है वो रेड कलर जो है वो सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरह से जो है वो जो पीक एमिशन है उसका कलर जो है वो चेंज होता रहेगा, उसकी वेवलेंथ चेंज होती रहेगी। जैसे आप देखते हैं सूरज, उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है 5700 केल्विन। तो सन में से जो मोस्ट एमिशन होती है विजिबल रीजन में वो होती है ग्रीनिश येलो शेड में, जिसको आप देख सकते हैं। जिसका मतलब है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो उस वक्त ज़्यादा एमिशन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के रीजन में होती है। अब इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उसका एनालिसिस जो है वो लेट 19th सेंचुरी में यानी 1896 में जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अब इसको डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट जो क्लासिकल फिज़िक्स के ऊपर बिलीव करते थे, जिसमें रिले है, जीन्स है, वीन्स है, स्टीफन है, बोल्ट्जमैन है, इन सब ने जो है वो कोशिश की। तो अब एक्चुअली में आपने यहाँ पर ये समझना है कि जब भी किसी भी बॉडी के इन क्लासिकल फिजिसिस्ट ने जिस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया वो ये था कि जब कैविटी वॉल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होंगी और वो वहाँ से कहीं पर बाहर नहीं जा सकती, यानी वो ट्रैवलिंग वेव की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकती, तो वो वहाँ पर स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाएंगी। और वो 3 डायमेंशन में स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाएंगी, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। अब जब इस तरह से एक से ज़्यादा एक्सिस के अलोंग वो पैटर्न बना सकती हैं तो कई मोड जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, और हर मोड जो है स्टैंडिंग वेव पैटर्न का वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में आपको जो है वो बताता है। अब जैसे कि मोड्स को यूँ लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल लास्ट लाइन पे लिखा कि टी ई एम का मतलब होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के अंदर उसके मोड को ज़ाहिर किया जाता है 100। अब 100 का मतलब है कि अलोंग एक्स एक्सिस उसका फर्स्ट मोड है, अलोंग वाई और अलोंग जेड एक्सिस जो है वो एक्साइट नहीं हुई। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्लाइड में। आप यहाँ पर देखें जो सबसे ऊपर पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न के अंदर एक ही लूप बन रही है, इसको फर्स्ट मोड कहा जाता है। नीचे वाले पैटर्न के अंदर सेम दो कैविटी वॉल्स के दरमियान जिनकी लेंथ उतनी ही है जितनी कि ये इस फर्स्ट मोड में थी, लेकिन यहाँ पर दो लूप्स बन रही हैं तो इसको सेकंड मोड कहा जाएगा, और नीचे ये थर्ड मोड है। तो एक्चुअली में जो लेंथ रहेगी यानी दो वॉल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसके दरमियान कई मोड्स एक्साइट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो एटम्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो वाइब्रेट करते हैं। अब इन्हीं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को दो लॉज की शक्ल दी गई। पहला लॉ जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली या रेडिएट होने वाली टोटल पावर को जो है वो कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए स्टीफन जो है वो लॉ यूज़ किया जाएगा। इस लॉ की जो शक्ल है वो है P इज़ इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आप लिख दी गई 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन⁻⁴। ए का मतलब है सरफेस एरिया, ई का मतलब है एमिसिविटी। अब ये जो एमिसिविटी है ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, ये आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए 1 है। 1 का मतलब है जितनी रेडिएशन इसने अब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी जो है वो अमिट कर दी है। और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन में टेम्परेचर। तो पी का यूनिट वाट होगा, सिग्मा का यूनिट जो है वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन⁻⁴, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है, ई जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और टी केल्विन में मेजर किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो रेडिएटेड पावर है वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा जो है वो रेडिएशन एमिट करेगी, ज़्यादा पावर जो है वो एमिट करेगी। दूसरा जो लॉ है उसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है, जिसके बारे में हमने अभी ग्राफ में देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते थे
उस वक़्त जो रेडिएशन थी यानी जो पीक इंटेंसिटी थी वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाती थी। द पीक ऑफ द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। दिस बिहेवियर इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशनशिप जिसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है वो वेवलेंथ जहाँ पर मैक्सिमम जो है वो रेडिएशन अमिट हो रही है, और उसको टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्लासिकल फिजिसिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए किन टर्म्स के ऊपर जो है वो वर्क किया और वो उसको किस हद तक एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे, और उसके बाद मैक्स प्लैंक ने किस आइडिया को फ्लोट किया और उस आइडिया की बेस के ऊपर उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पर्टिकुलरली कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लेन किया। और हम ये देखेंगे कि वहाँ से ही क्वांटम मैकेनिक्स की जो है वो बुनियाद रखी गई, जिसको बाद में दूसरे फिजिसिस्ट ने फ्लोट किया। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।